तो क्या धर्माचार्यों को भी राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कथावाचक संत हो ही नहीं सकता। कथा कोई भी कर सकता है, कुमार विश्वास कर रहा है। फिर बेचारे ब्राह्मण का जीविकोपार्जन कैसे हो? ये हमारे वामपंथी लेखन और भारतीय सिनेमा ने ये चरित्र चित्रण किया है हमारा कि ब्राह्मण है तो वो दुष्ट है, ठाकुर है तो वो अत्याचारी है, बलात्कारी है, और पठान है तो वो बहुत अच्छा है। मतलब जयपुर की पोइट्री का भविष्य कैसा है? हिंदी और उर्दू जयपुर दोनों में का? उर्दू पोइट्री का भविष्य बहुत अच्छा है, हिंदी का नहीं। फिलहाल हिंदी में लोग वैसा काम नहीं कर रहे, और अब तो जयपुर में देख रहा हूँ मैं कुछ इस तरह के नाम भी हैं जिन्होंने AI से पूरी अपनी किताब छाप ली। राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का केंद्र नहीं है, सत्ता प्राप्त करके लोगों की सेवा करने। और नेतृत्व की ईमानदारी भी कोई मायने नहीं रखती। नेतृत्व कोई चांद मंगल से उतरा है क्या? ये आज के राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी कहीं और से आए हैं। और बहुत आसान तरीका है इस बात को समझाने का कि अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस, उसमें कांग्रेस कम बुरी पार्टी, और मुझे अगर आज भी कांग्रेस पार्टी जयपुर से लोकसभा का टिकट दे, मैं लड़ जाऊं। चलो हम दुआ करेंगे कि आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, मैं धनराज दाधीच और आप सभी का मेरे इस खास पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो हिंदी और उर्दू के सेतु है। उन्हें हिंदी वाले भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना उर्दू वाले। जो भीड़ के बीच शब्द की मर्यादा को बचाए रखने की जिद पर अडिग है, जो कविता को मनोरंजन नहीं बल्कि लोक की आत्मा मानते हैं, जो छंद के हद से ज्यादा समर्थक हैं और अछंदस के धुर विरोधी, जो चंदोसी के एक राजसी घराने में जन्मे और गीत, गजल, दोहा, माहिया, कुंडलिया जैसी हर विधा को साध कर सबके दिलों पर छा गए, जो लगभग 25 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और 2000 से अधिक कवि सम्मेलनों और मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं। ये जन कवि इस बात के ख्वाहिशमंद है कि मंच की कविता फिर से अपनी गरिमा, अपनी सुचिता और अपनी साहित्यिक वाचिक परंपरा हासिल करे। जिनका सफर दरिया में मझधार बहुत ऐसे शुरू हुआ और तुक और धुन तक पहुंचकर साहित्य जगत का सिरमौर बन गया और अब टूट के जरिए नई संवेदनाओं की जमीन तैयार कर रहा है। उन्हें साहित्य का बहुत बड़ा महाकवि बिहारी सम्मान हासिल है, और इतना ही नहीं, जो साहित्य के साथ राजनीति में भी अपनी गहरी पेट और दिलचस्पी रखते हैं, और उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी अपना मानस पुत्र भी मानते हैं। तो मेरी मुराद है श्रीमान लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत शुक्रिया सर, मेरा पहला सवाल कि एक चंदोसी का राजकुमार इस साहित्य जगत में कैसे आ गया? देखो, पहली बात तो ये फ्रेज बड़ा खराब है, ये चंदोसी का राजकुमार। क्यों सर? क्योंकि ये बात ठीक है कि मैं एक फ्यूडल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जन्म तो आज़ाद हिंदुस्तान में हुआ। वो जमींदारी, वो सामंतशाही लगभग अपने उतार पर थी। मैंने अपने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ों को भी देखा जो बड़ी अमानवीय थी। मेरे अपने घर में माहौल कुछ ऐसा था, जैसे जो छोटी कास्ट के जो लोग होते हैं, ये मेरे दादाजी के सामने ये अपना पैरों में जूता पहन के नहीं चल पाते थे। वर्षों मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी, तो मैं बहुत रेलिश नहीं करता उस फ्यूडल सिस्टम को। एक ना एक दिन उसको ख़त्म होना ही था। डेमोक्रेसी में वो सामंतशाही लंबा नहीं चल सकती थी। रहा सवाल इस प्रश्न के दूसरे हिस्से का, आपका साहित्य जगत में आना। तो मेरे को तो मार मार के मुसलमान बनाया गया। क्यों? मेरी जो पढ़ाई है वो है BSc LLB। अच्छा। मैंने BSc बायोलॉजी से किया और फिर मैंने लॉ किया। कहने का मतलब ये है कि ना तो मैंने भाषा पढ़ी, ना मैंने साहित्य पढ़ा। सुनने का शौक ज़रूर था, फिल्मी गानों को गुनगुनाने का शौक ज़रूर था। तो जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है हिंदी गीत का, गीत चांदनी। बिल्कुल होता है, मैं आगे जिक्र भी करूंगा इसका। गीत चांदनी जो है, आज से लगभग 42 साल पहले की बात है, 42-43 साल पहले। हम बैठे थे दरी पे सामने, गीत चांदनी सुनने हम गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ। तो अचानक मेरे मुंह से कोई पंक्ति या कोई वाह दाद में एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, कुछ निकला होगा। तो मेरे पीछे कोई साहब बैठे थे। तो पूरा प्रोग्राम जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ताराप्रकाश जोशी है, तो मेरे से मिलना आकर के। अच्छा। मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो IAS हैं और बड़े कवि हैं, और मैं कुछ नहीं जानता था उनके बारे में। मोबाइल का ज़माना था नहीं, लैंडलाइन के नंबर थे। वो पर्ची मैंने रख ली अपने पास, जिस पे उन्होंने अपना नंबर लिख के दिया था। भूल-भाल गया। फिर 15-20 दिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा था, वो पर्ची हाथ आ गई। तो एक तो उम्र भी वो लड़कपन की उम्र थी। मैंने कहा चलो फ़ोन करते हैं। अच्छा। कौन है, क्या है, जो मज़े लेने वाला होता है। ताराप्रकाश जी को फ़ोन लगा दिया आपने? तो मैंने उनके लैंडलाइन पे फ़ोन किया। तो उनके नौकर ने कहा साहब तो अभी दफ्तर गए हुए हैं, शाम को आएंगे तो मैं बात कराता हूँ, आप अपना नंबर दे दीजिए।
मैंने अपना लैंडलाइन उनको लिखा दिया। शाम को उनका फ़ोन आया, वो गालिबन बुधवार या बृहस्पतिवार की बात थी। तो मेरे को बोले कि संडे को मेरी छुट्टी होती है। उन दिनों 5 डे वीक नहीं होता था, 6 डे वर्किंग होती थी। बोले संडे को मेरी छुट्टी होती है, मैं बापू नगर में मंगल मार्ग में सी 121 मेरा मकान नंबर है, तो वहाँ मैं रहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे से मिलो आकर। तो मैंने कहा देखता हूँ साहब, ये कह करके मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी मेरे मन में कि एक आदमी वहाँ मुझे कह रहा है घर आना, फिर अब कह रहा है संडे को मिलना आकर के। मैंने कहा चलते हैं यार, कौन है क्या है। हम गए, बहुत अच्छे खुल के मिले वो। मेरे बारे में उन्होंने जाना, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। और फिर वो उनका जुमला था कि लोकेश जी, आपके अंदर कविता के कीटाणु हैं। अच्छा। ये ताराप्रकाश जी का जुमला था। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करता, मेरे को तो, मैं कभी कविता लिख सकता हूँ, ये मैं सोच ही नहीं सकता। बोले नहीं नहीं, मैंने दुनिया देखी है। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी कुछ किताबें मुझे दी और मुझे कहा कि मैं आपको एक पंक्ति दे रहा हूँ और 1 हफ्ते का आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको इस पे कुछ पंक्ति लगा करके लेके आना, केवल एक पंक्ति लिख के लाना बस, कोई लंबी चौड़ी रचना नहीं लिखनी है, इस पंक्ति पे एक पंक्ति लगा के आना। फिर तय करेंगे अपन क्या कि जो करना है? आप नहीं, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, या और जो जो मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ हूँ मैं सही वो ठीक है। खैर साहब, वो क्यूरोसिटी बढ़ती गई। वो पंक्ति थी, करार छीन लिया बेकरार छोड़ गए, मुझे आज भी याद है। याददाश्त तो कमाल की यार। तो मैंने कोशिश की, बहुत सारे लगाई पंक्तियाँ, खुद को ही मज़ा नहीं आया। फिर जैसे जैसे मैं मानता भी हूँ, और हर बड़ा शायर या हर साहित्यिका से भी ये मानता होगा कि आमद होती है मिसरों की, जिसको हम हिंदी में अंतःप्रेरणा कहते हैं ना, इल्हाम। शायरी का इल्हाम से सीधा संबंध है। तो मिसरा ऐसे अचानक आया मेरे दिमाग में, ज़िंदगी भर के लिए इंतज़ार छोड़ गए, जिंदगी भर के लिए इंतजार इंतज़ार छोड़ छोड़ गए, गए। करार छीन लिया बेकरार छोड़ गए। क्या बात। तो लिख करके मैं गया उनके पास, बड़े खुश हुए। राधे श्याम उनका नौकर था, राधे श्याम, हम्म। मोतीचूर के लड्डू लाओ। ओ, क्या बात। और उन्होंने मुझे अपने हाथ से लड्डू खिलाया, और बाद में फिर मतलब इस तरह के मेरे उनके संबंध हो गए कि मुझे कौर साहब कहने लगे, बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट। जब फैमिली बैकग्राउंड का उनको मालूम चला, तो वहां से आपकी फिर शुरुआत हो तो गई, फिर विधिवत शुरुआत कह सकते हैं कि वहीं से हुई। वहीं से हुई। और फिर राही साहब भी, साहब से उन्होंने ही मुझे मिलवाया। उन्होंने मुझे कहा कि आपका यूपी का बैकग्राउंड है, आपकी भाषा जो है वो पूरी तरीके से विशुद्ध वैसी भाषा नहीं है। तो उर्दू का, वो हमारे लाशऊर में, अचेतन में वो चीज़ें थी, क्योंकि मैंने अपने बचपन से अपने घर में कव्वालियाँ देखी थी। मतलब अगर मेरे घर में अदब का कोई रिश्ता रहा होगा तो केवल इतना भर था कि खुशी के मौके पे कव्वालियाँ होती थीं, नाचने वाली नाचने आया करती थीं। उस समय जो म्यूज़िकल इवेंट वो हुआ करते थे, उतना भर था बस। बाकी तो कोई बड़े रिसाले, बड़े पत्र पत्रिकाएँ, किताबें, ऐसा हमारे घर में कोई माहौल नहीं था साहित्य का। सर, आपने कविता के नए और पुराने दोनों दौर देखे, जैसा कि आपने बताया, तो आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है उस दौर में और आज के दौर के अंदर? पहली बात तो ये मानता हूँ मैं धनराज के, अब ये नई पीढ़ी जो आज कविता लिख रही है, हम्म, वो हमसे बेटर है। उसके पास प्रतिभा के साथ-साथ उसका जो कैनवस है ना, चीज़ों को देखने और समझने का, वो हम हम्म, लोगों की पीढ़ी से बेटर है। तो मैं बहुत गर्व से, बड़े मतलब क्या कहना चाहिए उस बात को, सही शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बात कहते हुए हम्म। कि नई पीढ़ी हमसे बेटर है। अब देखो ऐसा होता है कि लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ही ना, पहले वाला दौर नहीं, कैसा था, आज का दौर। पहला डिफरेंस तो यही कि हमसे हम्म, बेटर है। हम्म, हमारी पीढ़ी से तुम्हारी पीढ़ी बेटर पीढ़ी, हम्म, एज़ फार एज़ राइटिंग ऑफ पोएट्री इज़ कंसर्न्ड, तुम लोग हमसे बेहतर हो। हम्म। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में। हमेशा अपने भाषणों में मैंने कहा है, हर जगह कहता हूँ इस बात को। अब बात ये है कि हमारे अदब की जब बात आती है। नहीं, फिलहाल अदब की बात नहीं। हम्म, देखो, कोई भी साहित्य समाज से कट के नहीं चल सकता। हम्म, हमारे समय की जो सोशियोलॉजी थी, हम्म, वो आज की सोशियोलॉजी नहीं। इस बात को समझना हम्म, पड़ेगा। आज के तुम्हारी पीढ़ी के युवा के सामने कुछ दूसरी तरह की समस्याएँ हैं, जो हमारे टाइम पे नहीं थी। हम्म, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे टाइम पे नौकरियाँ आसानी से मिल जाती थी। जीवन के प्रति इतनी भाग-दौड़, इतनी गला-काट प्रतियोगिता, ये सब नहीं था। तो एक सुकून-सा था लाइफ़ में। हम्म, तो हमारे पास अधिक समय था, अधिक ऊर्जा थी, अपने लेखन को, अपने रचनात्मक को, कर्म को निखारने के लिए। हम्म, आज के युवा के पास
हम लोगों की पीढ़ी के मुकाबले में 20 गुना अधिक समस्या है। बहुत कम ऊर्जा उसके पास है, बहुत कम समय उसके पास है। उसके बाद भी वो हमसे बेटर पोएट्री कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको सलाम किया जाना चाहिए इस बात। क्या बात! इस बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हमारी पीढ़ी ने वो सब नहीं भोगा है, जो तुम लोग भोग रहे हो। तुमको अपना परिवार देखना है, तुमको अपना करियर देखना है, तुमको इस दुनिया की कॉम्पिटिशन की जो एज है, इसमें अपने जगह बनानी है और फिर उसके बाद कविता भी लिखनी है। तुम खुद फैसला करो कि हमारा जो समय था वो आसान था कविता के लिए या तुम्हारा समय आसान। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा कवि ज़्यादा हाँ, आसान बहुत मुश्किल दौर है अभी। कविता के लिए तो ख़ासकर से बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर है। सर, आप शुरू से ही छंद के भयंकर वाले समर्थक रहे हैं और अच्छांदस के धुर विरोधी। जबकि आजकल तो हम देखते हैं कि सारे के सारे पुरस्कार वगैरह सब जो जितनी भी मुक्त छंद की कविताएँ हैं, उन्हीं को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? पहला तो ये दोनों बातें आंशिक सत्य हैं। ये बात सही है, मैं छंद का तालिबानी समर्थक हूँ। बिल्कुल समर्थ हमने तो यही सुना है और हमने देखा लेकिन नहीं, है। मैं कहता भी अपने भाषणों में मैंने हमेशा कहा है, मैं कहता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने में और उसका पीछे कारण है बहुत साफ-साफ। हुँ, कारण ये है कि प्रोज़ को पोएट्री से अलग कैसे करते हैं हम लोग? हम ये कैसे तय करेंगे कि ये तो गद्य है और ये पद्य है? पद्य कोई तो अंतर करना पड़ेगा ना बिल्कुल हमें करना पड़ेगा। उस बात में। हुँ, तो मेरी अपनी कविता की परिभाषा है कि अनुभूत के लयात्मक संप्रेषण का नाम कविता है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं इस परिभाषा में। पहला है अनुभूति, दूसरा है लय, तीसरा है संप्रेषण। तो अनुभूति और संप्रेषण ये तो प्रोज़ में भी होता है। अच्छी कहानी आपको इंस्पायर करती है, अच्छी लगती है। अच्छे संवाद आपको अच्छे लगते हैं, इंस्पायर करते हैं। हुँ, मतलब एक अनुभूति का संप्रेषण तो वहाँ भी है। वो क्या तत्व है जो कविता को प्रोज़ से अलग करता है? वो है लय। कविता में एक आंतरिक लय का होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि छंद की उपादेयता क्यों बनती है? हुँ, कविता की उस आंतरिक लय को पकड़ने और अभिव्यक्त करने के लिए छंद का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छंद नहीं जानते, तो ना तो उस कविता की आंतरिक लय को आप पकड़ पाओगे और ना उसको अभिव्यक्त कर पाओगे। अतुकांत कविता में भी एक आंतरिक लय होती है। कभी-कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, ये तुकांत कविता है। हुँ। चलो एक बार फिर से अजनबी अजनबी बन बन जाएँ जाएँ हम हम दोनों, दोनों। ये तुकांत कविता है। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। अतुकांत कविता है। और आपका वेद एक अतुकांत कविता है जिसको पूरा गा के पढ़ा जाता है। बिल्कुल। हाँ, संस्कृत लेकिन के यहाँ सारे एक बात श्लोक अतुकांत समझने के की हैं। बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि गेयता और लय एक बात नहीं है। लय का अर्थ गेयता नहीं मान लिया जाना चाहिए। लय क्या है? लय है वो लिरिकल एलिमेंट हुँ, जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। हम हर काम लय में करते हैं, बिल्कुल। बिना लय के कोई चीज़ संभव नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि कृपया अपनी कमज़ोरी को अपनी विधा न बनाएँ। आपको अगर कविता लिखना है तो पहले छंद सीख लो आप। फिर उसके बाद ये आपका चयन है कि अपने आप को आप छांदस कविता में व्यक्त करते हो या या छंद क्या अच्छा तुकांत में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छंद आपको आता नहीं है, प्रोज़ आप लिख नहीं सकते और डॉक्टर ने कहा है कि अगर कविता नहीं लिखोगे तो मर जाओगे। तो उन्होंने अपना एक कमज़ोरी को विधा बना लिया अपनी। ये मैं इसका समर्थक कभी भी नहीं हो सकता। आप पर किन-किन साहित्यकारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है? बहुत लोगों का, जैसे मसलन? बहुत सारे ले किसी एक का नाम लेना तो वाक़ई बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी 2-4 के नाम आप गिना मुझे सकते हैं। मेरे को नशा हो जाता है। मैं किसी भी अच्छे शेर को सुन लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चाहे नया हो, पुराना हो, कोई पर्टिकुलर नाम लेना तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब जयपुर में अभी हिंदी और उर्दू दोनों पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपकी नज़र में कुछ ऐसे नाम जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जयपुर के अंदर उर्दू मतलब जयपुर की पोएट्री का भविष्य कैसा है? हिंदी और उर्दू जयपुर दोनों में का भी, उर्दू पोएट्री का भविष्य बहुत अच्छा है, हिंदी का नहीं है। हिंदी का नहीं। हिंदी का नहीं। फिलहाल हिंदी में लोग वैसा काम नहीं कर रहे जैसे कि मुझे अपेक्षा है। हो सकता है मेरी अपेक्षा अधिक हो, हुँ, लेकिन हिंदी में अतुकांत कविता का बोलबाला अधिक है। छंद के प्रति मोह जो है लोगों का वो कम है, क्योंकि छंद कठिन काम है ना। लोगों ने आसान रास्ता अडॉप्ट कर लिया और अब तो जयपुर में देख रहा हूँ मैं कुछ इस तरह के नाम भी हैं जिन्होंने एआई से पूरी अपनी किताब छाप ली अतुकांत आजकल कविताओं तो की। चैट जीपीटी का हाँ, ज़माना है। तो अब वो कैसे चीज़ें तय होंगी। उर्दू वाले चूंकि अभी छंद को छोड़े नहीं है, बंधे हुए हैं वो अपने छंद से,
उसमें अच्छा काम हो रहा गीत को बचाने के लिए आपने फिर से गीत चांदनी को पुनर्जीवित किया, जैसा कि आपने पहले ज़िक्र किया कि गीत चांदनी। तो मंचों पर गीतों गीतों को आप किस रूप में देखते हैं? है। देखो, इस बात को यूँ समझो कि दुनिया में जितनी भी ललित कलाएँ हैं, हुँ, जितने भी फाइन आर्ट्स के फॉर्म हैं, हुँ, उसमें सबसे अच्छी कला है ललित कला, उसका नाम है साहित्य। साहित्य का जो बेस्ट पार्ट है, वो है पोएट्री, और पोएट्री का जो बेस्ट पार्ट है, हुँ। वो है गीत। गीत कविता की सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ विधा है गीत। अच्छा गीत आप लिख लेते हैं अगर, तो आप फिर किसी दूसरी विधा में बड़े आराम से कुछ भी लिख सकते हैं। और ये बात तो बहुत ही गलत है कि मुझे इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि मैं गीत चांदनी को पुनर्जीवित कर रहा हूँ। ये तो जयपुर के लोगों की धरोहर है, जो वापस नहीं, उनको नहीं, 2 सौंपी जा साल रही से है। जब गीत चांदनी नहीं हो रही थी, उसके बाद में आपने ज़िम्मा उठाया, 51वीं और 52वीं 2 गीत चांदनियाँ हुई है। तो मेरा है कि मंचों पर गीत कहाँ पर है कि नहीं है अभी? है, गीत है, लेकिन उपेक्षित है। गीत का जो स्थान हिंदी की वाचिक परंपरा के मंच पे जितनी मात्रा में होना चाहिए, उतनी मात्रा में नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नए लोग अच्छे गीत नहीं कह रहे, बहुत अच्छे गीत कह रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ लोगों को, सुनता रहता हूँ। हुँ, लोग मुझे शेयर करते रहते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोग अच्छे गीत कह नहीं रहे। हुँ। लेकिन हिंदी की वाचिक परंपरा का मंच अपने कई-कई कारणों से, जिसमें व्यावसायिक पक्ष भी एक बड़ा कारण है, उसमें गीत के प्रति वैसा आग्रह नहीं रखता, जैसा कि उसको रखना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के जो हिंदी भाषा के कवि सम्मेलन हैं, बराए मेहरबानी इनको कवि सम्मेलन मत कहो, इनको चुटकुला सम्मेलन या कोई और नाम दो। आज के दौर के अंदर कविता और शायरी का समाज में क्या योगदान हो सकता है सर? बहुत अधिक योगदान नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी तो नहीं कहूँगा, हुँ, केवल इतना भर कहूँगा कि मनुष्य के मानवीय पक्ष को बचाने में आज भी अगर थोड़ी बहुत कोई चीज़ कारगर हो सकती है, तो वो कविता। हमारे अंदर के मनुष्य को बचाने के लिए अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत भी सहायक हो सकती है, तो वो कविता है। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होगा कि जिस अंधी दौड़ में हम सब लोग हैं, हुँ। उसमें क्या वाक़ई हमें उस मानवीय पक्ष की वैसी ज़रूरत है? ये एक बड़ा सवाल। क्या कविता में करियर खोजा जा सकता है? कविता में कैरियर एक बड़ा गहन सब्जेक्ट है ये, नहीं, क्योंकि यहाँ आज यहाँ के जो युवा हैं, हुँ। वो कविता की तरफ, शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं। तो क्या इसके अंदर करियर की संभावनाएँ हैं या नहीं है? क्या करना चाहिए? देखो, कैरियर 2 तरह की बात है। अगर तुम्हारी मुराद इससे है कि मंचों पे लड़के हों, अपना कैरियर कैसे बनाएँ, दोनों ही युवा लोग, मंच और मंच के मंच इतर के भी। इतर भी तो कैरियर हो हाँ, सकता बिल्कुल हो सकता है, है क्यों ना? नहीं हो वो भी सकता? एक कैरियर है। बिल्कुल करियर है। जो पत्र-पत्रिकाओं का, रिसालों का, इनका एक ज़माना है फ़िल्में कि भी हैं। किताबें हैं, फ़िल्में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, वो भी एक हुँ। मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म तो है ही ना वो भी। बिल्कुल है कैसे नहीं? तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें कौन से वाले प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है। एक बात दोनों जगह कॉमन है, हुँ, अगर आपको वाचिक परंपरा के मंच पे जाना है हुँ, या इधर दूसरे मोड पे जाना है, हुँ, तो भी एक बात का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा हुँ, कि अपनी वो जो काव्यात्मक प्रतिभा है, हुँ, उसको बराबर निखारते रहने के साथ-साथ उस मंच की जो कुछ अपरिहार्य शर्तें हैं, उस हुँ। प्लेटफ़ॉर्म की, वहाँ भी हमको खरा उतरना। केवल अच्छी कविता लिख देने भर से काम नहीं चलेगा, कि आपने बहुत अच्छा गीत लिख दिया और आप सोच रहे हैं कि लोग आएँगे आपके पास हुँ, और आपको कहेंगे कि आर्य महाराज हमारे लिए फ़िल्में लिख दीजिए, हुँ। या वो हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं उसमें पढ़ दीजिए आकर के। तो नहीं। कुछ जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, उनको हमको पकड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको मैं देखता हूँ कमाल का उनका लेखन है। लेकिन अगर वाचिक परंपरा के मंच पे देखा जाए तो केवल लेखन से काम थोड़ी चलेगा। पढ़ंत प्रेज़ेंटेशन भी पढ़ंत आवश्यक भी है। अच्छी होनी हुँ, चाहिए। परफ़ॉर्मेंस का आर्ट है ना, परफ़ॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए आपकी वहाँ पे। हुँ। दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आपको जाना है, तो उस तरह की मार्केटिंग, उस तरह की रणनीति, वो सब होना चाहिए। और वहाँ फिर थोड़ा बहुत अपनी अना से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सिलसिले में? जितना कम से कम अपनी अना से कॉम्प्रोमाइज़ कर सको करो, हुँ। लेकिन अल्टीमेटली अपने लक्ष्य को हासिल करो।
कभी कभी आप ये भी कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो, उसके बाद में पोइट्री करना। हमेशा कहता हूँ, कहता रहूँगा इस बात को। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, तुम लोगों का जो वक्त है हमसे टफ है, ज़्यादा मुश्किलें हैं तुम्हारे सामने। तो अपना कैरियर, अपना आर्थिक स्वावलंबन, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना जीवन, पहले उस पे ध्यान दो। देखो भाई, ऐसा है धनराज, कविता एक ऐसा हुनर है जो ईश्वर ने तुमको दिया है। हम्म, उसको अगर 4 साल इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो नष्ट नहीं हो जाएगा। सही है। तो मैं चाहूँगा कि वो 4 साल पहले अपने करियर पे लगा दो ना यार, कुछ बन जाओ, वो हुनर तो है ही ना। ईश्वर ने वो जो विद्या दे रखी है वो कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आप उस विद्या पे सारा समय लगा दो, तो वो 5 मिनट की जो आपको दाद मिल जाती है कभी मुशायरे में, उससे आप एकदम बावले हो जाओ, फिर उसी में खोए रहो 24 घंटा, वो ठीक नहीं। अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन के प्रति, और पैसा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। हाँ, उसके बिना आर्थिक तो रूप क्या से है। ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं है तो कैसे करोगे? सही है। मैं उन हिपोक्रेट लोगों में से नहीं हूँ जो इस तरह की बातें करते हैं कि पैसे में क्या रखा है, ढिमका फलाना, ये कुछ नहीं। पैसा ज़रूरी चीज़ है, नहीं होगा उसके बिना। हाँ, तो सर माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हुए कुछ बढ़िया सा सुनाइए, और वो भी देखो, पहली तरन्नुम। बात तो ये है कि बढ़िया से की कोई नहीं, गारंटी नहीं है। आप जो दूसरी बात सुनाएंगे वो ये बढ़िया ही कभी सुनाएंगे, मुझे पता दूसरा ये कि कविता का इस्तेमाल माहौल को हल्का करने के लिए नहीं करना चाहिए। है। ये मंचीय परंपराएं हैं, इनसे बचना चाहिए। तो आदेश चलिए हुआ कुछ है तो आज सुनाता हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ। सुनाइए। खुद अपनी जग हंसाई चाहता है, हम्म। खुद अपनी जग हंसाई चाहता है, हम्म। जिसे देखो खुदाई चाहता है, वाह वाह वाह। उसे कुछ तालियां क्या मिल गई उसे क्या हैं, तालियां। उसे कुछ तालियां क्या मिल गई हैं, हम्म। अदब में वाह रहनुमाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। चाहता है, उसे कुछ तालियां क्या मिल गई है, अदब में रहनुमाई चाहता है। वाह। समझ पाई नहीं दुनिया ये सौदा, हम्म। समझ पाई नहीं दुनिया ये सौदा, सिंहासन क्यों चटाई आहा, वाह 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 वाह, क्या बात चाहता है। है, समझ पाई नहीं दुनिया ये सौदा। एक कथा है इसके पीछे पूरी। हम्म। सिंहासन क्यों चटाई चाहता है। चाहता है, मेरी हर याद को वो रहन रख कर, हम्म। मेरी हर याद को वो रहन रख कर, ख्यालों से रिहाई आहा, वाह 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 वाह, क्या चाहता बात है, है। क्या बात है। आखिरी शेर गजल का। हम्म। गुजारी उम्र सारी कुर्बतों में, हम्म। गुजारी उम्र सारी कुर्बतों में, ये पागल अब रिहाई आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है, चाहता क्या बात है, क्या है, बात है, क्या बात है। बहुत ये दरिया हो गया बेशर्म साहिल। बेशर्म आहा। साहिल, ये दरिया हो गया बेशर्म साहिल, जो बूंदों की वाह 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 वाह, चाहता क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर आपने वो एक शेर पढ़ा अभी कि क्या नाम था उसका, सिंहासन सियासत क्यों। और चटाई वाली, वो कहानी सुना दो थोड़ी सी। देखो, ऐसा है, हमारी सनातन परंपरा में इस तरह के बहुत किस्से हैं, और जहाँ पे बड़े बड़े बादशाहों ने
फकीरों पीर औलियाओं के दरबार में जाके अपना सिर झुकाया, हम्म, अपनी पूरी सल्तनत को देने को तैयार हो गए। हम्म, और हमारे यहाँ तो इस तरह के लोग हुए हम्म, कि अकबर जैसे सम्राट को मना कर दिया लोगों ने, हम्म, कहा संतन को कहाँ सीकरी सो काम, या सीकरी फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल। वो अकबर की राजधानी हुआ करती। पता कर सके। अकबर ने कहा उनको बुलवाओ, संतों ने कहा हमें क्या करना है जाकर के, हमें उनसे कोई काम नहीं। तो एक अवसर वो आता है जिंदगी में जब पूरे वैभव, पूरी सत्ता के सर्वश्रेष्ठ मद के बाद भी आपको एक ऐसी जगह सर झुकाना पड़ता है जहाँ कुछ नहीं होता लेकिन सब कुछ होता हम्म, है। ये इस्लाम में भी है, ये सनातन परंपरा में भी है, ये क्रिश्चियनिटी में भी है। बिल्कुल। आर्क बिशप जो थे, वेटिकन सिटी के बहुत बड़े बिशप थे, वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए लंदन में, हम्म, और उन्होंने कहा कि साहब हमें कभी कभी आपके अंदर ईसा मसीह नजर आते हैं। उन्होंने अपने हर शत्रु को माफ कर दिया। हम्म, गांधी जी कहते हैं मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं है। हम्म, अब ये कितनी बड़ी बात है। ये सुभाष बोस जिनको कि महात्मा गांधी के खिलाफ खड़ा किया जाता है आजकल राजनीतिक कारणों से, सुभाष बोस से एक बार पूछा गया कि नेताजी आपके और गांधी जी के बीच में तो बड़े मतभेद रहते हैं। बोले क्या बात करते हो। हम्म, वो आदमी खड़ा होता है तो क्राइस्ट मालूम देता है, लेटता है तो महात्मा बुद्ध लगता है। किसने कहा मेरे उनके बीच में मतभेद है। गांधी तो गांधी थे वाकई। सर, राजनीति आपका रुचि का विषय कब बना? बड़ी गहरी दिलचस्पी है आपको राजनीति एक समय ऐसा आया था जब मुझे प्रस्ताव आया कि मैं राज्यसभा का मेंबर हो जाऊं। में। चंद्रशेखर जी ने मुझे कहा कि तुम कहो तो मैं भैरव सिंह से बात करता हूँ। भैरव सिंह जी की सरकार थी उस समय वहाँ। हम्म, मेरा जो कारोबार था उन दिनों में वो बहुत इस तरह का नहीं था कि मैं हट जाऊं तो वो कोई ऐसा मुझे लगता था। आज हालांकि मुझे पछतावा होता है अपने उस फैसले पर। हम्म, मेरा बच्चा छोटा था, मुझे लगा मैं अगर पॉलिटिक्स में चला जाऊंगा तो ये कौन संभालेगा इतने बड़े कारोबार को। तो आई रिफ्यूज्ड, और आज मुझे पछतावा होता है कि मुझे मना नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि राजनीति में रुचि, तो धनराज देखो ऐसा है, राजनीति जो है ना वो एक आवश्यक बुराई है। अच्छा। नेसेसरी, आवश्यक बुराई। क्या बात। नेसेसरी एविल है वो। हम अपने जीवन में उससे बच नहीं सकते। और बहुत आसान तरीका है इस बात को समझाने का कि अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। क्या बात। बाहर रह करके बात करने से, बाहर झाड़ू दिखाने से कीचड़ साफ नहीं होता। राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का केंद्र नहीं है, हम्म, सत्ता प्राप्त करके लोगों की सेवा करने का केंद्र। दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि आज की तारीख में लगभग 3 दशकों से मैं देख रहा हूँ कि भारत में राजनीति विशुद्ध सत्ता प्राप्ति का केंद्र हो गया है। और सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, ये ऐसा नेक्सस बन गया है जिसमें हम लोग उलझ के रहे। अच्छे लोगों को अधिकतम संख्या में राजनीति में आना चाहिए। जो आज की जो राजनीति है, वहां सबसे बड़ी चुनौती आप किसको मानते हैं? जनता की जागरूकता या नेतृत्व की ईमानदारी? दोनों को नहीं मानता। फिर? कुरान की एक आयत है, वो कहती है हम ऐसा राजा भेजते हैं जैसा प्रजा डिजर्व करती है। अच्छा। जागरूकता का सवाल नहीं है। हम हम्म, बहुत जागरूक हैं। मैं ये तो देख ही लेता हूँ वोट डालते समय कि राजपूत कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है। ये तो जागरूकता मेरे अंदर है ही। तो इससे लोकतंत्र बचेगा। हम लोग बेसिकली, आई एम सॉरी टू से दैट, वी आर बेसिकली ए डिसऑनेस्ट करप्ट एंड हिपोक्रेट सोसाइटी। हम लोग एक भ्रष्ट, बेईमान और दोगला समाज है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हमारे आचरण में बहुत फर्क है। और नेतृत्व की ईमानदारी भी कोई मायने नहीं रखती। नेतृत्व कोई चांद मंगल से उतरा है क्या? ये आज के राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी कहीं और से आए हैं? जैसे हम और तुम हैं वैसे ये लोग हैं। हम इतने ही भ्रष्ट हैं जितने ये लोग हैं। फिर आज वो की राजनीति को यूं समझो कि राजनीति में रेलवे की जनरल बोगी पे टिकट लेकर के खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पे वो आदमी है जिसकी सारी ऊर्जा पहले तो इस बात पे लग जाती है कि कैसे भी वो डब्बे में घुस जाए, हम्म, और डब्बे में घुसने के तुरंत बाद उसकी सारी ऊर्जा इस बात पे लगती है कि अब दूसरा ना घुसने पाए। ये कौन कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं। तो फिर आज देश को किस जगह देखते हैं आप?
देश बहुत खराब हालात में है। देश बहुत अच्छी दिशा में नहीं जा रहा देश। मसलन? आप जब आदमी आदमी के भीतर धर्म और जाति के आधार पर भेद करोगे तो कोई भी समाज, कोई भी देश कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है वो सारी की सारी। इंसान इंसान के बीच में भेद नहीं किया जाना चाहिए। मैंने एक बार लिखा था अपनी फेसबुक पे कि अपने धर्म और अपनी जाति पे ना तो इतराना चाहिए और ना लजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों चीज आपके हाथ में नहीं है। मैंने कोई दरखास्त लिख के दी थी मुझे ठाकुर साहब के यहाँ पैदा करना? बिल्कुल सही। मेरी अपना क्या उसमें रोल है जी? मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। मैं किसी छोटी जाति के आदमी के घर में पैदा हो सकता था। तो अपनी जाति और अपने धर्म पर ना तो इतराना चाहिए ना लजाना चाहिए। और हम, माफ कीजिएगा, हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहां हम लोगों ने पूजा पद्धति को धर्म मान लिया है। कोई आदमी नमाज पढ़ता है इसलिए वो मुसलमान है, कोई आरती करता है इसलिए वो हिंदू है। इन दोनों ही बातों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध उपासना पद्धति है ये। तो आपको क्या लगता है, साहित्यकारों को राजनीति में आकर खुलकर भागीदारी करनी चाहिए? करनी चाहिए। पहले सत्ता भी कोशिश करती थी इस बात की। पंडित नेहरू, इंदिरा जी और इन लोगों के ज़माने में राज्यसभा में भेजा जाता था लोगों को। जाते थे लोग, अपना रोल अदा करते थे और इस हद तक करते थे दिनकर जी ने राज्यसभा के मंच पे पंडित नेहरू की खाल खींच ली, जबकि उन्हीं के द्वारा मनोनीत थे वो। आज कोई हिम्मत कर सकता है? वर्तमान की जो राजनीति है उसमें ऐसा कोई व्यक्तित्व जिसे आप आदर्श रूप में देखते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। कोई भी नहीं। राजनीति और साहित्य में सर भाषा का क्या महत्व है? आपको क्या लगता है कि दोनों जगह भाषाई पतन हो रहा है? समाज में हो रहा है भाषाई पतन, केवल साहित्य और राजनीति में क्यों? ये कुल मिलाकर के समाज में तो हो ही रहा है, अपन देखते हैं। वही मैंने कहा ना, बाई प्रोडक्ट है ना दोनों। साहित्य और राजनीति दोनों इसी समाज का तो बाई प्रोडक्ट है। हमारे राजनेताओं को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते आज हम देखते हैं, क्या हम अपने जीवन में वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते? फर्क केवल इतना है कि राजनेताओं से हमें वो अपेक्षा नहीं होती है। हम कर रहे हैं ना अपने घर में वैसी भाषा का इस्तेमाल, अपने समाज में, अपने दफ्तर में, जो आज राजनेता बोल रहा है। राजनेता सर वो मंच पर है और वो अगर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो क्या सहमत हूँ, नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दिशा दिखानी चाहिए। वो राजनेता है तो उसको दिशा दिखानी चाहिए, बात सही है। भाई पहले जो राजनीति होती थी, जो पॉलिटिशियंस थे, क्या वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल थोड़ी करते थे जो आज हो रहा है? क्योंकि समाज में नहीं होता था ऐसा। हम अपने माँ बाप को यार कह के कभी नहीं बोल सकते थे। आज बच्चे बहुत आराम से कहते हैं पापा थे समझो को नहीं यार। नहीं, फिर भी हमारा जो पॉलिटिशियंस है, जो नेता है, उनका कुछ ना कुछ तो कर्तव्य बनता ही है। नहीं, कह रहा हूँ ना, उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है, दिशा देने का काम है उनका। वो राजनेता है, उनको बचना चाहिए इस तरह की बातों से। राजनीति में अगर आपको सक्रिय भूमिका निभानी पड़े तो आप सबसे पहले किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे? शिक्षा पर। एजुकेशन के बिना कोई बदलाव नहीं आएगा। एजुकेशन, मेरा मानना ये है कि मेरा राज हो मेरे जैसे आदमी का, तो भारत में एजुकेशन और हेल्थ ये फ्री होनी चाहिए। चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, कोई रुपया नहीं लगना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज शिक्षित हो और सेहतमंद रहे। और घने काम है करने के लिए, इन दो पे सरकार को अपना फंड देना चाहिए पूरा। कोई भी समाज तालीम के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तालीम को आपको ये अवसर देती है कि आप चीज़ों को समझो, नए तरीके से देखो। माफ़ कीजिएगा, आपकी सनातन परंपरा में मतलब सदियों तक, आपकी या हमारी सर? आपकी, मेरी नहीं। वो सनातन जो जिसका जो हवाला देने जा रहा हूँ वो मेरी नहीं, मैं उसको नहीं मानता। सदियों तक हमारे यहाँ ये कहा गया कि समुद्र पार अगर जाओगे व्यापार करने के लिए या किसी शिक्षा को हासिल करने के लिए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या है ये? कभी बात होनी चाहिए इस विषय पे कि इतने विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ क्यों आए? हमारे समाज में ऐसी क्या मूलभूत कमी है कि जो आया या तो हमको लूट के चला गया या उसने हम पे राज किया? संख्या में बहुत कम लोग आए थे भाई। तो हमारी संरचना में कुछ ऐसी कमी है ना, हमारे डीएनए में कोई खोट है ऐसा जहां ये प्रॉब्लम खड़ी होती है सारी। आपको ताज्जुब होगा, साहित्य का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। दुनिया में जितने बड़े आविष्कार हुए हैं उनका काल देखो, वो कौन सा काल है? एक तरफ पूरी दुनिया में, खास करके यूरोप में, बड़े बड़े आविष्कार हो रहे थे विज्ञान के,
और हमारे यहाँ वो साहित्य का भक्ति काल है। हम लोग माला फेरने में लगे थे, आरती करने में लगे थे, भजन गाने में लगे थे। गर्व और करते हैं उसके ऊपर हम कि हमारा साहित्य का, काव्य का बड़ा श्रेष्ठ काल है वो। ठीक है, लेकिन दुनिया से तो कट गए ना हम। जबकि सिक्के का दूसरा पहलू क्या कहता है, ये सब पिछड़े में है हमारे सामने। पूरा पश्चिम, पूरा यूरोप, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हम, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक शोध हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच हमारे यहाँ। जिन लोगों को आप सनातन के बड़े ऋषि, बड़े संत कहते हो, सब वैज्ञानिक थे वो। पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके यहाँ था। कुड़मगज लोगों के हाथ में चीजें आ गई, पूरा समाज बिगाड़ दिया गया। एक व्यक्तिगत सा सवाल है कि कभी कोई ऐसा पल आया कि जब आपने सोचा हो कि अब तो सीधे राजनीति में उतर जाना चाहिए मुझे? पिछले 14-15 सालों से मुझे हर बार ऐसा लगता है, लेकिन मेरे पास अब वैसे आर्थिक संसाधन नहीं है और उस तरह की टीम भी जुटाना बहुत मुश्किल है बिना संसाधनों के। लेकिन रोज ये ख्याल आता है और मैं आज भी मानता हूँ इस बात को कि भाजपा और कांग्रेस, उसमें कांग्रेस कम बुरी पार्टी है और मुझे अगर आज भी कांग्रेस पार्टी जयपुर से लोकसभा का टिकट दे तो मैं लड़ जाऊंगा। चलो हम दुआ करेंगे कि आपको मिल जाए। आमीन। आपकी भाषा में आमीन। बहुत शुक्रिया। सुबह में हिंदी में कहेंगे कि एवं मस्तु। तो आपकी नजर में अच्छा नेता बनने की पहली शर्त क्या है, ये बताओ। अच्छा इंसान होना, केवल नेता नहीं, अच्छा साहित्यकार होने के लिए भी। अगर आप अच्छे मनुष्य नहीं हैं तो ना आप अच्छे शायर कवि हो सकते हैं, ना अच्छे राजनेता हो सकते हैं। आपके अनुसार आने वाली पीढ़ी के लिए साहित्य और राजनीति में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। वही दिनकर जी और पंडित नेहरू की बात, तो पंडित जी ने कहा कि दिनकर जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने संभाल लिया। दिनकर जी ने कहा देश की राजनीति जब जब भी लड़खड़ाएगी, साहित्य उसे ऐसे ही संभालेगा। अभी पिछले दिनों देश के अंदर 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर। उनको आप किस तरह देखते हैं? देखो, सिंदूर तो पहलगाम का रिएक्शन है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे की पूरक। भाई हाँ, पहले पहलगाम हुआ तो उसका एक्शन का रिएक्शन। हाँ, एक्शन रिएक्शन। और पहलगाम में जिस तरीके से धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है कि तुम्हारा धर्म क्या है ये बताओ, और फिर मारा गया है, तो उससे एक शंका की सुई खड़ी तो होती है। चलो, ये इशारा कहीं जाता तो है। कितना सच है कितना झूठ है मुझे पता नहीं, स्वीकार तो लेकिन किया, ये भी संकेत अच्छी जाता बात तो है। एक तरफ है कि क्या ये स्पॉन्सर्ड तो नहीं था। क्योंकि इसके पहले किसी भी आतंकवादी घटना में जो खालिस्तान का मूवमेंट था, उसके अलावा लोग खालिस्तान तो के मानते ही मूवमेंट नहीं में, है कि ये धर्म पूछ करके मारा गया था। मैं भी वही कह रहा हूँ, जिस तरह से प्रोपोगंडा किया गया ना इस बात का। प्रोपेगेंडा क्या सर, ये तो सरासर आया हुआ है, वीडियो देखे हैं अपन। फिर कौन नहीं मान रहा है? लोग बाग मान नहीं रहे हैं क्या कि भाई धर्म देख करके नहीं मारा, धर्म पूछ करके नहीं मारा गया। ये तो सरकार ही कह रही है धर्म पूछ के मारा है, और हमें अपनी सरकार की बात पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन यही सरकार की भूमिका पे सवालिया निशान भी खड़ा होता है। इस बात को क्यों इतना प्रोपोगेट किया जा रहा है कि धर्म को पूछ के मारा गया? इसका बेनिफिशियरी कौन है? और इस तरह की तमाम घटनाओं से राजनीतिक लाभ किसको मिल रहा है? इस पर भी कभी बात होनी चाहिए। अल्टीमेटली इसका लाभ मिल किसको रहा है? इसके पहले पुलवामा हुआ, वहीं सत्यपाल मलिक जैसे गवर्नर कहते रहे कि 7 दिन तक आरडीएक्स घूमता रहा। पहले हेलीकॉप्टर से ले जाने वाले थे, फिर सैनिकों को सड़क से क्यों भेजा गया? सवाल तो उठे थे, उठते रहेंगे। क्योंकि जो फौजदारी का कानून होता है पूरी दुनिया में, अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में, उसमें सीधा एक बेसिक प्रिंसिपल लागू होता है। पुलिस की जांच जो होती है वो इस पे केंद्र रहती है हमेशा, कि अगर किसी की हत्या हुई है तो पुलिस सबसे पहले देखती है कि इसके मरने का लाभ किसको हो रहा है। तो उधर जाता है डाउट, इशारा उधर जाता है जिनको लाभ हो रहा है। शायरी के माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहिए? शायरी तो खुद एक संदेश है, और फिर भी आप अच्छी शायरी पढ़ें, अच्छी शायरी लिखें, अच्छी कविता पे बात हो। बल्कि कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि बात होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी कविता लिखना ज़रूर एक अच्छा काम है, होना चाहिए, लेकिन अच्छी कविता पे बात भी होनी चाहिए। मैं इधर देखता हूँ कि हम लोग कविता पे बात कम करते हैं। कविता लिखने में खूब हमारी रुचि है, कविता पे बात करने में हमारी उतनी रुचि नहीं। तो फिर एक अच्छा सा गीत सुना दीजिए। गीत से पहले एक मुक्तक सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। वो जो पिछली
थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, हम्म, शायद वहाँ जुड़ जाएगी जाके बात। मन के मीत कहाँ ले जाए, हम्म, सुर संगीत कहाँ ले जाए, मंचों पर अब बचे लतीफे, गजलें गीत कहाँ ले जाए, मन के मीत कहाँ ले जाए। गीत सुनो। सुनाए। जिंदगी के पृष्ठ मुझसे कह रहे हैं, अब तुम्हारी याद को एक नाम दे दूं। क्या बात। जिंदगी के पृष्ठ मुझसे कह रहे हैं, अब तुम्हारी याद को एक नाम दे दूं। फिर से वापस लौट जाऊं उन दिनों में, फिर से उस मौसम की परतों को टटोलूं। क्या बात। फिर से वापस लौट जाऊं उन दिनों में, फिर से उस मौसम की परतों को टटोलूं। क्या बात। जिस पे मैंने खुद ही थी सांकल लगाई, फिर से अब उस देहरी के पार हो लूं। तुमको दे दूं दोपहर जाड़ों में खिलती, तुमको दे दूं दोपहर जाड़ों में खिलती, और खुद को फिर सुहानी शाम दे दूं। क्या बात। जिंदगी के पृष्ठ मुझसे कह रहे हैं, अब तुम्हारी याद को एक नाम दे दूं। क्या बात। तुमने वृंदावन किया जीवन को अपने, और मैंने द्वारिका अपनी बसाई। तुमने वृंदावन किया जीवन को अपने, और मैंने द्वारिका अपनी बसाई। क्या बात। हार कर रीते हुए हैं प्राण दोनों, वक्त की थी जिंदगी से ये लड़ाई। क्या बात। कह रहा है मुझसे मेरे मन का ऊधो, कह रहा है मुझसे मेरे मन का ऊधो, राधिका की पीर को घनश्याम दे दूं। जिंदगी के पृष्ठ मुझसे कह रहे हैं, क्या बात। अब तुम्हारी याद को एक नाम दे दूं। वाह। आखिरी है। सुनाइए। इससे पहले के ये जीवन बीत जाए, क्या बात। मैं बचाना चाहता हूँ कुछ क्षणों को। इससे पहले के ये जीवन बीत जाए, मैं बचाना चाहता हूँ कुछ क्षणों को। इससे पहले के ये मिट्टी राख हो ले, मैं चुराना चाहता हूँ कुछ कणों को।
सांस को दे दूं मैं उसका चिर बसेरा, वाह वाह वाह। सांस को दे दूं मैं उसका चिर चिर बसेरा। बसेरा, और फिर धड़कन को चिर वाह विश्राम वाह 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 दे वाह वाह, क्या बात दूं। है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी के प्रश्न मुझसे कह रहे हैं, अब तुम्हारी याद को एक नाम दे दूं। वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। सर, जैसा कि अभी आपने मुझे कहा कि सनातन आपका, मेरा नहीं, तो ये सनातन के प्रति इतना धार्मिक अकुंठन क्यों? नहीं, सनातन के प्रति नहीं है ये। सनातन के नाम पे जो कुछ ये ढोंग पाखंड हो रहा है ना, उसके नाम पर। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, तभी तो वो सनातन है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि सनातन से अधिक साइंटिफिक टेम्परामेंट का कोई रिलीजन दुनिया में है ही नहीं। और एक बात और जोड़ दे रहा हूँ उसमें, कि जितने भी दूसरे धर्म निकले हैं, सब सनातन से निकले हैं। पहला बड़ा स्टोर तो सनातन ने ही खोला था। ये तो ब्रांचें हैं उसकी अपनी अपनी, सारी की सारी। उसी में से लोगों को लगा यार हम अपनी दुकान अलग खोल लेते हैं, तो सब जो खुले हैं उस तरीके से खुले हैं। और ये जो बीच में बात थी ना कि सनातन में जो कमियां आई हैं, जो बुराइयां आई हैं, जाहिर है बुराई वहीं आती है जहाँ पर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हों। केवल बुराई बुराई से तो काम नहीं चलता। तो सनातन में बुराई आने के लिए सनातनी ही जिम्मेदार हैं। तो बाहर का आदमी तो जिम्मेदार है नहीं कि उसकी वजह से बुराई आ गई सनातन में। हमारे यहाँ वेद और उपनिषद, यहाँ दो तक मामला ठीक रहा धनराज। जब पुराणों का मामला आया ना, तो फिर ये बिगाड़ खाता होना शुरू हो गया सारा का सारा। पुराण दरअसल कहें क्या? पुराण कहानियां, किससे, गल्प। वेद और उपनिषद, उपनिषद तो भाष्य वेदों का, वहां तक बात ठीक थी। और वेद की अगर बात करेंगे तो वेद और कुरान का ईश्वर तो एक है, निरूप है, निराकार है। बिल्कुल। मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है वेद में। वेद का ईश्वर तो पंच महाभूत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, कोई नहीं है उसमें। तो बात यह है कि ये मूर्ति पूजा के साथ साथ कर्मकांड, ये कब आया और इसका हमें लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? वो केवल विकृत स्वरूप की बात करते हैं, मूल स्वरूप की बात नहीं करते। आज बहुत सारे लोग हैं मनुस्मृति को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं। मैं केवल एक बात कहता हूं, मनुस्मृति में चारों वर्णों का उल्लेख है, चारों वर्णों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है। पहले पढ़ो मनुस्मृति को। पहली बात, वर्ण क्या है साहब? गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी 24 घंटे की दिनचर्या में ब्राह्मण भी होता हूँ, क्षत्रिय भी होता हूँ, वैश्य भी होता हूँ, शूद्र भी होता हूँ। हमारी वो बढ़िया वर्ण व्यवस्था जो पूरी तरीके से कर्म पे आधारित थी, हमने उसे जन्म पे आधारित कर दिया। वही सारा गड़बड़ शुरू हो गई। अब आ जाओ मनुस्मृति पर। मनुस्मृति में सबसे कठिन कोड ऑफ कंडक्ट अगर है तो ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों को गाली देने के लिए आज मनुस्मृति का बड़ा उपयोग किया जाता है। कम्युनिस्ट मित्र हमारे बड़ा उपयोग करते हैं उसका। लेकिन अगर मनुस्मृति को पढ़ो तो वो तो ये कहती है कि अगर दोपहर का भोजन करते समय ब्राह्मण के मन में ये विचार भी आ गया कि शाम के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, वो ब्राह्मण नहीं है। वो 113 कोड दिए हुए हैं ब्राह्मण के लिए। उन 113 कसौटियों पे खरा उतरना है, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। शूद्रों के लिए कितने हैं? 6। तो फिर बेचारे ब्राह्मण का जीविकोपार्जन कैसे हो फिर? नहीं, बात जीविकोपार्जन की है ही नहीं ना। आपको कर्मकांड से पैसा कमाना है कि ज्ञान बांट के पैसा कमाना है? ब्राह्मण जब तक ब्राह्मण रहा उसको जीविका में कोई कमी नहीं आई। ये आपकी कथाओं में वामपंथी साहित्यकारों ने घुसेड़ा है, एक गरीब ब्राह्मण था। हमारे ऐसा नहीं था। ये हमारे वामपंथी लेखन और भारतीय सिनेमा ने ये चरित्र चित्रण किया है हमारा, कि ब्राह्मण है तो वो दुष्ट है, ठाकुर है तो वो अत्याचारी है, बलात्कारी है, और पठान है तो वो बहुत अच्छा है। ये चित्रण किया हमारे सिनेमा में, हमारी कथाओं में, सारा का सारा। लेकिन सच तो ऐसा नहीं है। हम जितने अत्याचारी राजाओं को जानते हैं,
वो सारे के सारे क्या केवल अत्याचार पर निर्भर करते, उनका और कोई रोल ही नहीं था। मैं कहता हूँ कोई राजा केवल अत्याचारी होकर के राज कर ही नहीं सकता, बिल्कुल संभव ही नहीं है। जिन राजाओं को हम गालियां देते हैं बड़े प्रजापालक भी थे वो लोग। औरंगजेब जैसे राजा ने बहुत अच्छा राज किया है, औरों की तो बात छोड़ो। बहुत कंट्रोवर्सी है आजकल औरंगजेब को लेकर के। वो ऐसा राजा था जो अपनी टोपियां सिल करके अपना खर्चा निकालता था। करेगा कोई राजा आज तक? ना उससे पहले किसी ने किया, ना उसके बाद। चलो, सनातन से एक जुड़ा और सवाल, ये जो धर्माचार्य हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि साहित्यकारों को राजनीति में आना चाहिए, तो क्या धर्माचार्यों को भी राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों? जनक और दशरथ के दौर में कितने लोग राजनीति में थे साहब? तुम्हें मालूम है कि गुरु वशिष्ठ का सिंहासन दशरथ के सिंहासन से 7 इंच ऊपर लगता था। क्यों? उनको क्या जरूरत थी? राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि को इतना मान देने की राजाओं को क्या जरूरत थी? और वो ब्रह्म ऋषि और वो राज ऋषि इतने सक्षम थे कि खुद राज कर सकते थे। वो तो राज करने के लिए नहीं आए कभी भी। वशिष्ठ का तो बड़ा मशहूर किस्सा है। वशिष्ठ को कहा गया कि तुम्हें ये इक्ष्वाकु वंश का रघुकुल जिसमें है, इसका तुमको राजपुरोहित बनना है। उन्होंने कहा मैं क्या ये राजपुरोहित का काम करने के लिए पैदा हुआ हूं क्या? फिर नारद जी ने उनको कहा कि तुम्हें पता नहीं है 3 पीढ़ी बाद इसमें नारायण अवतार लेने वाले हैं। उन्होंने कहा अच्छा, अवतार लेने वाले हैं नारायण, फिर तो करूंगा इसका। तब उन्होंने राजपुरोहिती स्वीकार की। हुआ क्या है दरअसल, जिनको हम धर्माचार्य कहते हैं ना, तो पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि ये जो हमारे कथावाचक हैं क्या ये धर्माचार्य हैं? क्या ये संत हैं? मुरारी बापू कौन है? संत है कि कथावाचक है? कथावाचक ही है, कथावाचक है। कथावाचक संत हो ही नहीं सकता। संत होने के लिए बहुत कुछ दूसरा ऐसा गुण होना चाहिए आपके अंदर। कथा कोई भी कर सकता है, कुमार विश्वास कर रहा है, संत हो जाएगा। कथावाचक अलग चीज है, संत अलग चीज है। सर, अब आखिर में अपन एक रैपिड फायर खेलते हैं। आपकी नजर में एक किताब जो सबको पढ़नी चाहिए, एक किताब का नाम। मृत्युंजय। मृत्युंजय। राजनीतिक में एक शब्द जो आपको अच्छा लगता है? मानवीयता। कभी मंच से उतरकर राजनीति में आने की सोची? कई बार। शाहिर या आनंद बख्शी? शाहिर। गांधी या भगत सिंह? गांधी। राहुल गांधी या मोदी जी? राहुल गांधी। अटल बिहारी या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर। कभी राजनीति में आता है तो सत्ता सुधरती है या कविता मरती है? कविता बड़ी होती है। सबसे अच्छा नेता कौन? अभी तक जिनको देखा मैंने, व्यक्तिगत जिनसे मेरा संपर्क रहा, उनमें चंद्रशेखर। कविता नहीं करते तो क्या करते आप? राजनीति में होता। साहित्य और राजनीति में किसको चुनेंगे? राजनीति। कवि के लिए लोक बड़ा या राज्य? लोक। कवि सम्मेलन साहित्य बचा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं? क्या कवि सम्मेलन साहित्य बचा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं? अभी तो खत्म कर रहे हैं। एक कोई सपना जो अभी तक बाकी है? काश मैं उस समय राजनीति में चला जाता। तो साहिल साहब, आप मेरे पॉडकास्ट में आए, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अपन एक नए पॉडकास्ट के साथ में। नमस्कार।